हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी का अध्याय 4 है दहन और ज्वाला, इसके एनसीईआरटी अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये हिंदी मीडियम अकेडमी के चैनल पर चैनल वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ से आपको दूसरे चैनल्स का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, जो इस अध्याय का पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। मतलब हमें वो कंडीशंस बतानी है, वो परिस्थितियाँ बतानी है जो आवश्यक है दहन के लिए। तो आपको याद रखना है दहन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं वो 3 परिस्थितियाँ हैं। पहली है ईंधन का होना। ईंधन का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस भी चीज़ में आग लगाई जा रही है, जो भी चीज़ जल रही है वही समझ लो ईंधन है। ठीक, तो जब दहन होगा तो किसी चीज़ का तो दहन होगा ना, तो मतलब ईंधन हो गया वो। तो ईंधन का होना पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन का होना, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वायु का होना, लेकिन वायु से मेनली हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। जलने के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा सही रहेगा आप डायरेक्ट ऑक्सीजन ही लिख दो, वायु लिखते हो तो भी ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, ज्वलन ताप का होना। ज्वलन ताप आपको बताया था कि वो सबसे कम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। तो ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा आपको, इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी कि वो वस्तु ज्वलन ताप तक पहुंच जाए, ठीक है, तभी वो जलनी शुरू करेगी। तो दहन के लिए यानी जलने के लिए ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अब देखो, जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। जो इसका का हिस्सा, इसमें क्या है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु को क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रदूषण, ठीक है। जो इसका खा हिस्सा है, इसमें बोला गया घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन है, ठीक है। द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला ईंधन क्या है, मिट्टी का तेल, ठीक है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल कम होने लगा है, पहले इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ठीक है। अगला जो गा हिस्सा है, इसमें बोला गया जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो कहाँ तक, ज्वलन ताप तक, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी आपको समझाया, ज्वलन ताप का मतलब क्या है, वो सबसे कम ताप जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू कर दे। तो यार जलना शुरू करने के लिए कम से कम इतना ताप तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके घा हिस्से की। इसमें बोला गया तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया सकता है, ठीक है। तेल की आग को पानी से बुझाने में बहुत दिक्कत होती है, जल्दी वो बुझती नहीं है पानी से, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 3 की। इसमें बोला गया है समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। यानी कि सीएनजी से प्रदूषण कम कैसे हो रहा है, ये हमें समझाना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पर सीएनजी कम मात्रा में प्रदूषक पदार्थों को निर्मुक्त करती है। यानी कि जो सीएनजी को जब हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो यहाँ से जो प्रदूषण वाले पदार्थ हैं बहुत कम पैदा होते हैं। यह कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है। इस प्रकार मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। क्योंकि प्रदूषक पदार्थ बहुत कम पैदा कर रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्रदूषण है उसमें कमी आएगी, ठीक। अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। यहाँ पे बोला गया है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए, ठीक है ना। एलपीजी जानते हैं, जो घरों में सिलेंडर आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक। तो एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हेडिंग में एलपीजी और यहाँ लिखा है लकड़ी। एलपीजी का पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, एलपीजी एक गैसीय ईंधन है, ठीक है, जबकि जो लकड़ी होती है एक ठोस ईंधन होता है, ठीक। दूसरा अंतर क्या है, एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है, मतलब इसको जलाने से ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान कम होता है, ठीक। तीसरा क्या है, जो एलपीजी है ये कम प्रदूषण पैदा करता है, या फिर इसमें कम प्रदूषण पैदा होता है, लेकिन लकड़ी जलाने से अधिक प्रदूषण पैदा होता है एलपीजी के मुकाबले, ठीक है। चौथा हिस्सा क्या है, परिवहन के लिए आसान है, मतलब इसको कहीं ले जाना ले आना, ठीक है। सिलेंडर में आप भर के, ठीक है, एक महीने का जो ईंधन है वो चल जाता है इस एक सिलेंडर से। जबकि 1 महीने के लिए लकड़ी अगर आपको कहीं ले जानी पड़े तो उसके परिवहन आसान नहीं है, ठीक है ना। उसको किसी ट्रक वगैरह पे बहुत सारे वो जगह घेरेगी, फिर लाद के ले जाना पड़ेगा अगर आपको कहीं दूर ले जाना है तो। जबकि जो
एलपीजी के सिलेंडर है उनको आप आसानी से, वो कम जगह घेरते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक, पांचवा हिस्सा क्या है, इससे राख उत्पन्न नहीं होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जब एलपीजी पे खाना बनता है तो वहाँ पे राख उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब लकड़ी जलाते हैं तो राख उत्पन्न होती है। तो ये थे इनके अंतर, क्योंकि तुलना करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई इनमें क्या क्या अलग बातें हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एलपीजी है वो लकड़ी के मुकाबला में अधिक स्वच्छ ईंधन है और इसका उपयोग में भी हमें आसानी रहती है। ठीक, आगे बात करते हैं। जो प्रश्न संख्या 5 है इसके 3 हिस्से हैं, का, खा और गा। तीनों में हमें कारण बताना है। तो पहले इसके का हिस्से की बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया है विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि जब भी बिजली की आग लगी होती है, बिजली से आग लगी होती है, तो वहाँ पे हम पानी नहीं डालते। ठीक है, तो यार देखो इसका सीधा सा रीज़न है कि भाई अगर आप बिजली से लगने वाली आग पर पानी डालोगे तो करंट लगने का खतरा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है तथा आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है, इससे जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, वैसे आपको याद होगा कि जो शुद्ध जल होता है वो तो विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन जब आप आग बुझाने के लिए पानी लाओगे, ठीक है, तो शुद्ध पानी हमेशा थोड़ी लाओगे, और शुद्ध लाओगे भी तो जब वो छिड़कोगे किसी चीज़ के ऊपर और उसमें अशुद्धियाँ मिल जाएंगी तब वो विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, याद रखना, शुद्ध पानी लेकिन विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन उतना शुद्ध पानी मिलना बहुत कठिन है। ठीक है, या फिर अगर हम शुद्ध ले भी आए तो जब हम उसका उपयोग करने लगेंगे तो हो सकता है हम उसको ऐसी जगह पे छिड़कें जहाँ पे वो अशुद्धियाँ उसमें मिल जाए और फिर वो करंट का चालन कर दें। इसीलिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब भी बात आती है करंट से लगने वाली आग की या विद्युत से लगने वाली आग की। ठीक, चलिए, तो अब देखो जो इसका खा हिस्सा है इसमें बोला गया है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसको हमें कारण बताना है कैसे है। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न तो अभी हमने इससे पहले भी देखा था। फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि पहला पॉइंट, एलपीजी का ऊष्मीयमान अधिक होता है। मतलब मान लो आप 1 किलो एलपीजी जलाओ और 1 किलो लकड़ी जलाओगे तो एलपीजी में लकड़ी के मुकाबले बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है एलपीजी कम प्रदूषण पैदा करता है, लकड़ी के मुकाबले बहुत कम करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, एलपीजी का परिवहन व भंडारण आसान है। मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ले आना या फिर कहीं पे भंडारण करके रखना आसान होता है, लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। चौथा पॉइंट है एलपीजी जलाने से राख उत्पन्न नहीं होती है, जबकि लकड़ी जलाने से राख उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाई एलपीजी जो है ये लकड़ी के मुकाबले अच्छा ईंधन है। ठीक, चलिए, तो अब देखो जो प्रश्न 5 का हिस्सा गा है इसमें बोला गया है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। पहले प्रश्न समझ लो। देखो, अगर आप कागज़ है आपके पास और उसमें माचिस की तीली जलती हुई उसके पास लाओगे तो आसानी से आग पकड़ लेगा, लेकिन अगर उसी कागज़ को आप एक एल्युमिनियम के पाइप में लपेट दो और फिर माचिस की तीली उसके पास लेके जाओ तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है आग पकड़ने में, यानी वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका देखो उत्तर क्या होगा। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कागज़ के कम ज्वलन ताप के कारण कागज़ सरलता से आग पकड़ लेता है, क्योंकि भाई कागज़ का जो ज्वलन ताप है बहुत कम होता है, हल्का सही से गर्म करो, ठीक है, तो ये जलने लगता है। लेकिन जब कागज़ को एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तब ज्वलन ताप तक पहुंचने से पहले जो ऊष्मा उसे हम दे रहे हैं उस ऊष्मा का कुछ हिस्सा पाइप में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एल्युमिनियम का पाइप ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो जो हमने उसे गर्मी दी क्योंकि दोनों अब चिपके हुए हैं, ठीक है, तो उस गर्मी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चला जाएगा, उस एल्युमिनियम में चला जाएगा। इसीलिए भाई ज्वलन ताप तक पहुँचने में टाइम लगेगा और इसीलिए कागज़ का टुकड़ा जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। आगे बात आपको समझ में। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना है। तो इसके उत्तर में हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलती हुई बनाएंगे, ठीक है, और चिन्हित चित्र मतलब इसके कौन कौन के हिस्से हैं, क्या क्या उनको बोला जाता है, कहाँ पे अधिक गर्म होता है, कहाँ पे कम गर्म होता है, वो सब लिखना है हमें। ठीक है, तो जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है आपको याद रखना है, ये क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि काले कलर का होता है, और यही जो काले कलर का क्षेत्र होता है इसी के पास सबसे कम गर्मी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है ये। ठीक है, इसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है जो पीले कलर का दिखता है जलता हुआ।
ठीक है। इसकी गर्मी काले वाले क्षेत्र से ज़्यादा होती है, लेकिन जो बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूर्ण दहन वाला क्षेत्र होता है और ये नीले कलर का दिखता है, ठीक है ना, हल्का हल्का देखो आपको नीला कलर दिख रहा है, और यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? नीले हिस्से में, ठीक है। उससे थोड़ी कम गर्म कहाँ होता है? पीले वाले हिस्से में, यानी मध्य वाले भाग में, ये कम गर्म होता है, और सबसे बाहर सबसे अधिक गर्म होता है। तो आपको याद रखना है इस बात को कि भाई जो काला वाला हिस्सा है, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे कम गर्मी होती है, जो बीच वाला हिस्सा है आंशिक दहन वाला, अधूरा जलता है ये, ठीक है। मध्य भाग जो पीले कलर का होता है ये कम गर्म होता है, और जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, बाहरी वाला हिस्सा ये पूर्ण दहन वाला नीला क्षेत्र होता है, जो कि सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल पर केजी मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ऊष्मीय मान का मतलब क्या है कि अगर हम किसी ईंधन को 1 किलो द्रव्यमान के ईंधन को जला रहे हैं, मतलब 1 किलो मान लो आपने लकड़ी जला दी, तो उससे कितने किलो जूल ऊष्मा पैदा हुई, वही लकड़ी का ऊष्मीय मान हो जाएगा। मान लो आपने 1 किलो एलपीजी जला दिया 1 किलोग्राम, तो उससे कितने किलो जूल ऊष्मा पैदा होगी, वही उसका ऊष्मीय मान कहलाएगा। मतलब ऊष्मीय मान को हम कैसे नापेंगे? कितने किलो जूल ऊष्मा पैदा हो रही है हर 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के बाद, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब देखो जो प्रश्न संख्या 8 है, इसमें बोला गया समझाइए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो आपको याद रखना है कि भाई विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक मतलब आग को बुझाने वाला, ठीक। होता क्या है देखो, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है या फिर आग पे नियंत्रण हो जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। समझो यहाँ पर कोई चीज़ जल रही है, तो जलती हुई चीज़ ही ईंधन हो गई, ठीक है। तो इसमें मान लो आग लगी हुई है, अब इसको आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहनी चाहिए, मतलब इसको ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। लेकिन CO2 क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होती है, तो क्या करती है CO2 इसको चारों ओर से घेर लेती है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ बाहर रह जाती है क्योंकि हल्की होती है। तो ऑक्सीजन से ईंधन का संपर्क टूट गया, बीच में कौन आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो फिर वो आग बुझ जाती है। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए कैसे। ठीक है, तो यार देखो इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है। देखो हम पहले लिखेंगे हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में होता है। जाहिर सी बात है, पत्तियां हरी होंगी तो उनमें नमी होगी, जो उन्हें जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। मतलब जो जल हरी पत्तियों में होता है, जब हम उनको जलाने के लिए ऊष्मा देते हैं तो पहले क्या होता है कि वो जो जल है ना, वो ऊष्मा का सोख लेता है, ऊष्मा का उपयोग करके खुद वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने देता या आसानी से नहीं पहुंचने देता। ठीक है ना। मतलब जो हमने गर्मी दी उन्हें जलाने के लिए, वो कहाँ इस्तेमाल हो गई? पानी को भाप बना के उड़ाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ज्वलन ताप तक पहुंचने में टाइम लगेगा और वो आसानी से नहीं जलेंगी। परंतु सूखी पत्तियों के केस में क्या होता है भाई? परंतु सूखी पत्तियों में पानी नहीं होता, इसलिए दी गई ऊष्मा से इनका ज्वलन ताप जल्दी मिल जाता है। इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। ठीक, अब जो ये प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। इसमें बोला गया सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार यानी सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। देखो यार, किसी चीज़ को पिघलाना है तो आपको अधिक से अधिक गर्मी चाहिए होगी, और अभी हमने मोमबत्ती वाला जब प्रश्न देखा था तो उसमें देखा था कि जो उसका बाहरी क्षेत्र था वहाँ पे सबसे अधिक गर्मी है। ठीक है ना। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक, चलो अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है? एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय माप परिकलित कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखो यार,
ईंधन का द्रव्यमान मतलब कितना ईंधन जलाया गया 4.5 किलो, 4.5 किलोग्राम। उत्पन्न ऊष्मा, कितनी ऊष्मा पैदा हुई 1,80,000 किलो जूल। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ऊष्मीय मान हम कैसे नापते हैं, कितने किलो जूल ऊष्मा पैदा हुई और कितने किलोग्राम ईंधन को जलाया गया। मतलब ईंधन का ऊष्मीय मान हो जाएगा सीधा सीधा इसका फॉर्मूला कि जो उत्पन्न ऊष्मा का मान है किलो जूल में वो ऊपर रखो, डिवाइड करो किससे, भाग किससे देना है, उसके द्रव्यमान से। द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलो में, ठीक है ना, किलोग्राम में। तो यार देखो यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना है 1,80,000 किलो जूल, द्रव्यमान कितना है 4.5 किलोग्राम, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो यार ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा और क्या होगा, ठीक है ना, इसके बाद एक है। तो 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 45 कम 45, 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180, नहीं 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 180 कट जाएगा। फिर 1 2 3 3 जीरो तो ये बढ़ी, दशमलव हटाने से एक जीरो आई थी नहीं, चौथी जीरो ये, यानी 4 के आगे 4 जीरो, तो 4 के आगे 4 जीरो यानी 40,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बात समझ में, चलो तो देखो जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसको जरा ध्यान समझना। इसे बोला गया क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है जंग लगने को दहन नहीं कहा जा सकता। अब इसका उत्तर बहुत से लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि दहन, जंग लगने को हम दहन क्यों नहीं कहते। पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट क्या है, जंग के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ नमी की भी आवश्यकता होती है। भाई लोहे में तभी जंग लगेगा जब वो हवा और पानी दोनों के कांटेक्ट में आए, मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगी उसे हवा से, पानी से उसे नमी मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दहन के लिए नमी की कोई ज़रूरत नहीं है। दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है लेकिन नमी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक फ़र्क तो यही आ गया कि जंग जब भी लग रहा है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी चाहिए, लेकिन दहन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ठीक है, लेकिन नमी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार जब जंग के लिए नमी चाहिए, दहन के लिए नमी नहीं चाहिए, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बातें हो गई इसका मतलब। तो जंग और दहन जाहिर सी बात है एक नहीं हो सकते, अलग अलग चीज़ें। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, जंग के लिए ज्वलन ताप की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि दहन के लिए ज्वलन ताप का होना जरूरी है, तो हमने भी पढ़ा था, ठीक है ना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यार जंग के लिए हमें ज्वलन ताप की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी दहन होगा ज्वलन ताप की जरूरत होगी। तो फिर से क्लियर हो जाता है कि जंग एक अलग चीज़ है, दहन एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर करने के लिए काफ़ी है इस बात को कि जो जंग है वो दहन नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न भी है ये। इसमें बोला गया है आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, नहीं जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यार, ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। बाहरी भाग के पास कौन रख रहा है, रमेश रख रहा है, तो रमेश का पानी सबसे कम समय में यानी सबसे जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल वाले सेक्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे जितने भी चैनल हैं हमारे वहाँ सारे आपको नज़र आ जाएंगे, आप उन पे विजिट कर सकते हो। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, साथ ही साथ हिंदी मीडियम अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद।